जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी लोग चुनाव की तैयारियों में या चुनाव का फायदा उठाने की तैयारियों में लग चुके हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी और राहुल गांधी, जो बिहार में कांग्रेस के खेवनहार हैं, पूरी तरह से 24 तारीख को फैसला उनके पक्ष में आए इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। पर एक वर्ग और है, एक संगठन और है जो चुनाव से फायदा उठाने की तैयारी में लगा हुआ है, और वो है बिहार के नक्सलवादी। 29 अगस्त को, अभी जो 29 अगस्त गुजरी है, बिहार में एक वाकया हुआ, हादसा हुआ। लखीसराय एक जगह है, एक जिला है बिहार का, जहां पर नक्सलवादियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के जवान मारे गए। इस घटना को सरकार ने, पुलिस ने और मीडिया ने अपनी नजर से कैसा देखा, आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। चाहे सुरक्षा बलों के कस्ते शिकंजे हों या राजनीतिक जाल, गनीमत की बात रही कि माओवादियों ने बंधक बनाए 3 पुलिसकर्मियों को रिहा कर दिया। माओवादियों ने 4 में से एक की हत्या भी कर दी। मामला 29 अगस्त को शुरू हुआ। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीलमणि के मुताबिक मुंगेर लखीसराय जिले के सीमा क्षेत्र में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही थी कि शीतल पुरानी जंगल में पुलिस को देख नक्सलवादियों ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी। जबकि पुलिस वालों के मुताबिक नक्सलियों को पकड़ने के लिए लखीसराय के एसपी का फोन पर आदेश आया कि 20 जवानों के साथ कजरा और कबैया पुलिस चौकी प्रभारी कूच कर जाएं। करीब 10 बजे सुबह वे सीआरपीएफ के जवानों के साथ पैदल ही पूनाडीह गांव पहुंचे। एक पहाड़ चढ़ने के बाद सभी जवान थक चुके थे। आगे बढ़ने पर चारों ओर पहाड़ से घिरे मैदान में पुलिस टीम जैसे ही उतरी कि माओवादियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। देखते ही देखते 7 पुलिसकर्मी शहीद और 10 जख्मी हो गए। फायरिंग करते हुए माओवादी पहाड़ से नीचे आने लगे और आत्मसमर्पण के लिए ललकारने लगे। इस दौरान माओवादियों ने 4 पुलिसकर्मियों एसआई अभय कुमार यादव, पीएसआई रुपेश कुमार, एएसआई लूकस टेटे और बीएमपी के हवलदार एहसान खान को बंधक बना लिया। नक्सली उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर पैदल लेकर चले गए। रात भर चलने के बाद एक पहाड़ के नीचे लाकर इनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। इसके बाद माओवादियों ने पुलिस कर्मियों की रिहाई के बदले में जेलों में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग कर दी। कई समय सीमा तय की और बढ़ाया भी। इसी दौरान एएसआई लूकस टेटे की गोलियों से छलनी लाश मिली। 9 दिनों तक ये मामला गरमाया रहा। 9वें दिन माओवादियों ने उनके परिवार वालों को श्रृंगी ऋषि धाम के पास इन्हें हवाले कर दिया। पटना में पुलिस महानिदेशक नीलमणि का कहना था कि सुरक्षा बलों ने जंगल और पहाड़ियों पर माओवादियों के बच निकलने के सभी रास्तों पर मोर्चाबंदी कर दी थी। यही वजह रही कि माओवादियों ने 3 बंधक पुलिसकर्मियों को सकुशल रिहा कर दिया। भागलपुर के आईजी एके अम्बेडकर ने इसे पुलिस प्रशासन की नियोजित सफलता बताया। रिहाई के बाद पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें आंख पर पट्टी बांधकर जंगल पहाड़ के रास्ते श्रृंगी ऋषि धाम लाया गया था। उनके शरीर पर मारपीट के कोई निशान नहीं थे। उनके मुताबिक माओवादियों ने उनको प्रताड़ित नहीं किया। नक्सली उनकी आंखों पर हमेशा पट्टी बांध कर रखते थे, कभी कभी हाथ भी बांध देते थे। उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई। पुलिस कर्मियों के मुताबिक नक्सली कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि आदर से पेश आते थे। बंधक पुलिसकर्मियों को सकुशल रिहा किए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संतोष जाहिर किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिहाई के लिए माओवादियों से कोई सौदेबाजी नहीं हुई है। अब आपको बताते हैं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि चंडीगढ़ की एक कंपनी इस इलाके में काम कर रही है सड़क बनाने का। सड़क बनाने के लिए नक्सलवादियों ने उससे लेवी मांगी। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह नक्सलवादी कंपनियों से टैक्स लेते हैं। इस कंपनी ने नक्सलवादियों को टैक्स की पहली किश्त तो दी, लेकिन दूसरी किश्त वो बचा ले गए और उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों नहीं ये सारा पैसा बचा लें। उन्होंने अपने एक पत्रकार मित्र से मदद मांगी। उन पत्रकार मित्र ने अपने दूसरे पत्रकार मित्र से कहा कि वो इस कंपनी की मदद करें। मदद करते हैं।
कोई इसमें बुरी बात नहीं है। उन पत्रकार ने स्थानीय एसपी, जिनका अब ट्रांसफर हो चुका है, वो सस्पेंड नहीं हुए हैं, ट्रांसफर उनका सिर्फ हुआ है, उन एसपी साहब से कहा। उन एसपी साहब ने कंपनी से बातचीत की। कंपनी से बातचीत में दोनों के बीच में, ये वहां आम चर्चा है, दोनों के बीच में कुछ लेन देन हुआ या कुछ लेन देन की बातचीत हुई। एसपी साहब ने स्थानीय दरोगा को बुलाया और कहा, देखो जाकर के वहां कुछ लुच्चे लफंगे गुंडे किस्म के लड़के हैं जो इन लोगों से पैसा मांग रहे हैं, जाओ उनको थोड़ा मारपीट करके ठीक कर दो। दरोगा जी 20 सिपाहियों के साथ उस क्षेत्र में गए। ये क्षेत्र जंगल का क्षेत्र है, पहाड़ हैं, घनघोर जंगल है, यहां पर घनघोर। दरोगा जी ने सोचा कि वहां जाकर के 2-3 को झापड़ वापड़ मार देंगे और एसपी साहब की बात रह जाएगी। लेकिन दूसरी ओर पहाड़ के ऊपर नक्सलवादियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। इस ट्रेनिंग कैंप में नक्सलवादियों को गुरिल्ला युद्ध की, गोली चलाने की, लोगों को बंधक बनाने की, हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नक्सलवादियों को लगा कि पुलिस हमारे ऊपर हमला करने के लिए आई है। उन्होंने इनको चेतावनी दी, सोचा कि इनको घेर करके इनके हथियार ले लें। पुलिस वालों ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली चलाते ही नक्सलवादी, चूंकि वहां पर बड़ी संख्या में ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्होंने जवाबी फायर किए और इस क्रॉस फायरिंग में 7 लोग मारे गए, 10 घायल हुए। और ये जो मुठभेड़ चली, ये लगभग 7 घंटे चली, जिसमें दरोगा ने फोन करके 20 की कुमक और मंगाई। जो दूसरे थाने के दरोगा थे वो भी 20 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। बहरहाल हुआ ये कि सारे लोगों को नक्सलवादियों ने घेर लिया, उनके हथियार रखवा लिए और जिनके कंधे पर स्टार थे उन्हें अपने पास रोक लिया। 4 लोगों को, बाकी लोगों को उन्होंने जाने दिया। इन चारों लोगों को पैदल चला करके वो दूर जंगल में ले गए, जहां कोई, कम से कम पुलिस तो नहीं पहुंचने की सोच सकती। वहां से एक खबर आई कि सरकार ने अगर उनके 8 साथियों को रिहा नहीं किया तो वो इन सारे लोगों को मार देंगे। सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, पर्दे के पीछे बातचीत शुरू की, लेकिन पब्लिकली कोई जवाब नहीं दिया। नतीजा, अगले दिन खबर आई कि उन्होंने एक दरोगा जी को, अभय यादव साहब को मार दिया है। अभय यादव को मारने की खबर ने चारों तरफ एक सनसनी पैदा कर दी, एक डर पैदा कर दिया। आपको एक छोटे ब्रेक के बाद बताएंगे कि अभय यादव मारे नहीं गए, आप भी जानते हैं नहीं मारे गए, तो मारा कौन गया? मारा गया उन चारों में पकड़ा हुआ एक आदिवासी पुलिस का एएसआई लूकस टेटे। 3 लोग जो बचे, उनमें खान साहब बच गए, उनमें सिन्हा साहब बच गए और उसमें यादव जी बच गए। अभय यादव कैसे बचे, ये कहानी और इसके पीछे कौन से दबाव थे, एक ब्रेक के बाद आपको इसकी सारी परतें खोल करके बताएंगे। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। अभय यादव को क्यों नहीं मारा और लूकस टेटे को क्यों मारा? इस क्षेत्र का जोनल कमांडर नक्सलवादियों का, उसका नाम है बालेश्वर कौड़ा। बालेश्वर कौड़ा भी आदिवासी है, लूकस टेटे भी आदिवासी जो मारे गए, लेकिन लूकस टेटे क्रिश्चियन आदिवासी हैं। कौड़ा साहब, बालेश्वर कौड़ा क्रिश्चियन आदिवासी नहीं है, सिर्फ आदिवासी हैं। अभय यादव के छोड़ने के पीछे, अभय यादव बहुत भाग्यशाली हैं जो छूट गए, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो स्थिति है उस स्थिति को आपको जानना चाहिए, जिसके लिए आपको नक्सलवादियों के काम करने के तरीके, नक्सलवादी किस जगह काम करते हैं और ये क्षेत्र है कैसा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको बताने से पहले आपको एक छोटी बात बता दें। चे गुवेरा जो दुनिया में गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते थे और जिन्होंने क्यूबा में क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चे गुवेरा का कहना है कि नदी और पहाड़ गुरिल्ला युद्ध के लिए आदर्श जगह हैं
और जहां पर यह घटना हुई यहां नदी भी है, यहां पहाड़ भी है। कैसा इलाका है आपको दिखाते हैं। पटना से करीब 125 किलोमीटर दूर लखीसराय जिले का ये वो इलाका है जहां नक्सलियों और पुलिस कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जिस जगह पर ये घटना हुई वो इलाका गजरा थाना के अंतर्गत है, लेकिन इस पहाड़ी का फैलाव 50 किलोमीटर तक है। ये एक तरफ लखीसराय से शुरू होकर जमुई और मुंगेर के इलाके तक जाती है। इस पूरी पहाड़ी और इससे सटे इलाके में नक्सलियों का राज चलता है। गजरा, धरहरा, अभयपुर, खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, भीमबांध और आनंदपुर आदि जैसे कस्बे नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र बन चुके हैं। नक्सली इसी इलाके से बेरोजगार युवकों को अपनी टोली में भर्ती करते हैं। इलाके के लोग बताते हैं कि नक्सलियों की पार्टी में शामिल होने वाले को 3 से 4 हजार रुपए का वेतन मिलता है। इसमें शामिल होने वाले ज्यादातर युवक यादव और दलित हैं। अनुसूचित जनजाति में कूड़ा और संथालों की संख्या सबसे ज्यादा है जो इन पहाड़ियों पर रहते हैं। इस इलाके में नक्सलियों का कानून चलता है, उनकी अपनी अदालत है। पहाड़ियों के बीचों बीच इनके कैंप चलते हैं जहां ये स्थानीय युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देते हैं। इलाके के लोग बताते हैं कि नक्सलियों के बीच दूर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कॉडर और नक्सली नेता रहते हैं। नक्सली आम जनता को तंग नहीं करते, वे सिर्फ ठेकेदारों और बड़े दुकानदारों से उगाही करते हैं। इस पहाड़ी में नक्सलियों की पूरी यूनिट है जिसका सरदार बालेश्वर कोड़ा है। जब भी पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है तो नक्सली टुकड़ी में सबसे आगे दलितों को रखा जाता है। मतलब ये कि नक्सली भी जात पात से अछूते नहीं है। हाल की घटना इस पहाड़ी में हुई दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इस पहाड़ी में भीम बांध है जहां कुछ साल पहले एक एसपी की गाड़ी को माइंस लगाकर नक्सलियों ने उड़ा दिया था। नक्सलियों को ग्रामीणों की भी मदद मिलती है। नक्सलियों की वजह से अपराध कम हुए हैं। गाँव वाले कहते हैं कि सरकार के लोग हमें देखने नहीं आते, लाल सलाम वाले आते हैं, हालचाल पूछ जाते हैं और मदद भी कर देते हैं। नक्सलवादी जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो बाहर के नहीं हैं, वो यहीं के हैं, आसपास के गांवों के रहने वाले हैं। इनमें महादलित का वो वर्ग शामिल है जिस वर्ग को बड़े तबके के लोग अभी थोड़े दिन पहले तक इंसान मानने से भी इनकार करते थे। इनकी रहने की जगह गांव में बिल्कुल एक कोने में दक्षिण की तरफ होती थी। वो इस टोली के जो नक्सलवादी टोली है इसका जो हमला करने वाला दस्ता है उसके सबसे अगुआ यही लोग होते हैं। इसमें आदिवासी हैं, इसमें बड़ी जातियों के गरीब लोग भी हैं और इन सब लोगों को 3-3, 4-4 हजार की मासिक सैलरी के ऊपर, मासिक वेतन के ऊपर नक्सलवादी अपने यहां रखते हैं। ये गांव में रहते हैं। गांव में क्रांति की कहानियां देश के दूसरे हिस्सों की, विदेशों की लोगों को सुनाते हैं और जहां बैठते हैं वहां उस घर की इज्जत बढ़ जाती है और ये लोग वहां घूमते रहते हैं। अब देखिए, गुरिल्ला युद्ध का जो सबसे बुनियादी तथ्य जिसे पुलिस नहीं जानती है, पुलिस तलाशती है 1000 लोगों की टोली कि वो 1000 लोग कहां हैं जिन्होंने आकर के हमला किया, चाहे वो दंतेवाड़ा रहा हो या चाहे अभी 29 अगस्त को लखीसराय में हुआ। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलवादी कभी इकट्ठे नहीं रहते। ये लोगों को जब एक्शन करना होता है तो लोगों को बुलाते हैं और ये 3-4 हजार की सैलरी पाने वाले लोग गांव में बिखरे रहते हैं। जब एक्शन होता है तब ये बुलाए जाते हैं। पुलिस तलाश नहीं पाती है क्योंकि उनके नेता और पुलिस की समझ में जमीन आसमान का अंतर है। इनकी ट्रेनिंग होती है बिहार में या छत्तीसगढ़ में या झारखंड में पुलिस की ट्रेनिंग ही नहीं होती। उनको गुरिल्ला युद्ध के बुनियादी सिद्धांतों का ही नहीं पता है। नक्सलवादी इसीलिए पुलिस से 4 कदम आगे हैं। आपको हम एक चीज बताएं कि नक्सलवादियों से लड़ने की इच्छा शक्ति क्या पुलिस या सरकार के पास है? नहीं है। कैसे नहीं है, एक ब्रेक के बाद बताएंगे और साथ ही ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बिहार की उलझी हुई राजनीति का एक नमूना, किस तरह राजनेता या किस तरह वहां के लोग नक्सलवादियों से अपने संबंध बनाते हैं या अनजाने में उन्हें काम करने की खुली छूट दे देते हैं। ब्रेक के बाद आपका 2 टूक में स्वागत है। बिहार में
राजनीति की डोर भी काफी उलझी हुई है। लालू यादव के आखिरी दिनों में एक घटना हुई, जहानाबाद पर नक्सलवादियों ने हमला किया और जहानाबाद की पुलिस लाइन को, जहानाबाद की ट्रेजरी को नक्सलियों ने घेर लिया। लगभग 2000 नक्सली आए थे। जेल उन्होंने तोड़ दी। 3 दिन तक शहर के ऊपर कब्जा रहा और सारे शहर में नक्सलवादी बंदूक डाले हुए, नारे लगाते हुए घूमते रहे। आम लोगों से उन्होंने कुछ नहीं कहा। आम लोगों से उन्होंने कहा आप अपने घरों में रहें। लोग भी घरों में रहे, उन्हें खाना खिलाते रहे और अपनी छतों और खिड़कियों से नक्सलवादियों का आना जाना देखते रहे। नक्सलवादी जब तीसरे दिन शहर छोड़ करके चले गए, तब पुलिस वहां पर पहुंची, शायद पत्तलों की सफाई के लिए जो वो खाने के बाद छोड़ गए थे। उन 3 दिनों तक पुलिस वहां नहीं पहुंच पाई। नीतीश जी के जमाने में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कुछ घटनाएं हुई, जैसे रक्सौल में डीजल और पेट्रोल से भरी हुई मालगाड़ी को नक्सलवादियों ने आग लगा दी। कुल मिलाकर के नक्सलवादी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे कि हम अब इतने मजबूत हो गए हैं कि हम सरकार को किसी भी तरह हमले की या सरकार पर कब्जे की कोशिश कर सकते हैं। आपको एक बात और बताएं, ये जो नक्सलवादी हैं, इनको पिछले 4 साल 5 साल में बिहार में पनपने का काफी मौका मिला। आज बिहार में 31 जिले सरकारी आंकड़ों के हिसाब से नक्सलवादियों के प्रभाव क्षेत्र में हैं, जबकि नीतीश जी के सत्ता में आने से पहले सिर्फ 12 जिले नक्सलवादियों के प्रभाव क्षेत्र के थे। और ये जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, इसमें 100 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 100 विधानसभा की सीटों में जो लोग चुन के आते हैं, वो नक्सलवादियों को लेवी दे के आते हैं, टैक्स दे के आते हैं। और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। पुलिस गुंडागर्दी नहीं खत्म कर पाई और ये अफसोस की बात है। और नक्सलवादियों ने गुंडागर्दी को खत्म कर दिया। अब गुंडे उस क्षेत्र में नहीं नजर आते। हाँ, विकास नहीं है। जो उन घरों के लोग जो जिनके पास जमीन है, जिनके पास पैसा है, वो बंबई और कलकत्ता चले गए हैं। लेकिन जो नहीं जा पाए, वो नक्सलवादियों के साथ खड़े हो गए हैं। आपको ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि आप बिहार की राजनीति के इस तथ्य को समझें। और ये जो मैंने शुरू में कहा था कि नक्सलवादी इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी की सरकार वापस आए और नीतीश कुमार जी की सरकार वापस आने पर जो विकास के काम हो। अब देखिए आयरनी कि विकास का काम एक तरफ लोगों को फायदा देता है और वही विकास का काम दूसरी तरफ नक्सलवादियों को बढ़ाता भी है। अगर कहीं कोरिलेशन होता तो शायद विकास के काम का सही फायदा होता और रोजगार के साधन होते, जिससे लोग हथियार उठाने से थोड़ा सा परहेज करते। एक झलक आपको दिखाते हैं बिहार की ये उलझी हुई राजनीति है कैसी। माओवादियों और पुलिस कर्मियों के मुठभेड़ और बंधक बनाए जाने के दौरान बिहार में राजनीति भी जमकर हुई। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, यही वजह है कि रिहाई के दौरान और रिहाई के बाद सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। इस मामले में राजनीति होने की वजह ये है कि बिहार में लगभग 100 विधानसभा सीटों पर नक्सलियों का दबदबा है। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिसमें प्रत्याशी अपनी जीत के लिए नक्सलियों के साथ सौदा करते हैं। नक्सली पैसा देने वाले प्रत्याशियों की मदद करते हैं। गया, जमुई, औरंगाबाद और रोहतास जिले में ये चलन ज्यादा है। वैसे सैद्धांतिक तौर पर नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। नक्सली पोस्टर के साथ साथ शिविर लगाकर गांव वालों को चुनाव का बहिष्कार करने को कह रहे हैं। नक्सलियों की वजह से चुनाव आयोग बिहार में 6 चरणों में विधानसभा चुनाव करा रहा है, ताकि अर्धसैनिक बलों की तैनाती में समस्या न हो। बिहार के कई जिले नक्सली प्रभावित हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी पार्टी से सीधे दुश्मनी नहीं है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान बिहार के 3 बड़े नेता हैं। तीनों नेताओं का मानना है कि माओवाद एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है और बल के प्रयोग से इसका समाधान नहीं हो सकता है। जब ग्रीन हंट को लेकर राज्यों में सहयोग का सवाल उठा तो नीतीश कुमार ने इससे पल्ला झाड़ लिया। नीतीश कुमार मानते हैं कि बातचीत के जरिए माओवादियों को मुख्य धारा में लौटाया जा सकता है।
पुलिस कर्मियों की रिहाई के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि रिहाई का श्रेय किसी को नहीं जाता है, ये तो सभी लोग चाहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए। उन्होंने अफसोस व्यक्त किया कि बंधक बनाए गए एक पुलिसकर्मी लूकस टेटे की हत्या कर दी गई। लालू प्रसाद यादव इस घटना से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन बिहार के लोगों का मानना है कि इस घटनाक्रम का चुनावी फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। इस घटना में यदि अभय यादव मारे जाते, माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ विश्लेषण कर रहा हूं, अभय यादव हमारे बीच में जिंदा हैं और मैं उन्हें जिंदा रहने की बधाई देता हूं, लेकिन अगर अभय यादव मारे जाते तो लालू यादव को इसका सीधा फायदा मिलता। लेकिन चूंकि वहां की सामाजिक संरचना ऐसी है और नक्सलवादियों में यादवों का प्रभाव है, इसलिए लूकस टेटे, जिनका उस इलाके में क्रिश्चियन आदिवासियों का कोई प्रभाव नहीं है, उनको मरना पड़ा। आपको कुछ चीजों के बारे में और आखिर में बता दें। सरकार ने या कहें कि पुलिस ने पहला झूठ ये बोला कि हम वहां कॉम्बिंग करने गए थे उस इलाके में। नहीं, गलत। पुलिस वहां एसपी के कहने पर एक कंपनी की मदद के लिए कुछ गुंडों को पकड़ने गई थी, क्योंकि वो एसपी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी खुफिया जानकारी के उसने इन लोगों को उस इलाके में भेज दिया। सरकार ने कहा कि नक्सली वहां बड़ी वारदात करना चाहते थे। गलत। नक्सली वहां अपने रूटीन एक्सरसाइज में थे, जिसका पता सरकार को नहीं था। और तीसरा, सरकार ने कहा कि बिना शर्त उसने पुलिस वालों को छुड़ा लिया। सरकार और नक्सलवादियों के बीच में कोई न कोई तो शर्त हुई। इसका सबूत यह है कि इस घटना के बाद, जिसमें पुलिस के 7 जवान और 8वें की हत्या हुई, शहीद हुए, पुलिस ने इस पूरी चीज को क्यों भुला दिया? पुलिस ने क्यों काउंटर अटैक नहीं किया? पुलिस ने क्यों जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी नहीं दी? और आज 29 अगस्त से लेकर के आज तक जब हम और आप बात कर रहे हैं, पुलिस की कोई योजना नक्सलवादियों का मुकाबला करने की या विरोध करने की या जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया उनको घेरने की कोई योजना नहीं है। हम बड़ी तकलीफ के साथ आपको एक बात बताते हैं। दरअसल ये समस्या सामाजिक समस्या है और इस समस्या को सामाजिक नजरिए से न देख करके कानून व्यवस्था के नजरिए से देखना, शांति की खरीद करना, अपने ही नौजवानों को नक्सलवादियों के कैंप में जाने के लिए स्थितियां पैदा करना, उन आदिवासियों के गांव में विकास का एक छोटा हिस्सा कतरा भी नहीं पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचेगा तो लोग अपनी बात कहने के लिए बंदूक नहीं उठाएंगे तो आखिर करेंगे क्या? कौन इसका जवाब देगा? नीतीश जी आप देंगे, रामविलास जी आप देंगे, लालू जी आप देंगे, या प्रधानमंत्री जी आप देंगे? हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।